नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में। तो ऐसे लोग जो पॉलिटिकल साइंस में अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं और पॉलिटिकल साइंस से वो एमए कर रहे हैं या फिर वो बीए के प्रोग्राम्स में एडमिशन लिए हुए हैं, तो ऐसे लोगों के लिए मैं आज का वीडियो लेकर आया हूँ। तो आज के वीडियो हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट बुक्स जिसमें आप सभी तरह की पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में समझ सकते हैं। ये एक स्पेशल वीडियो है जिसमें मैं आपके लिए उन इम्पॉर्टेंट थिंकर्स के नाम बताऊंगा और उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी उनके नाम बताऊंगा विथ ईयर। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, जो पहले थिंकर हैं हमारे वो हैं कार्ल मार्क्स। तो दोस्तों, आपने इनका नाम सुना होगा। आप पॉलिटिकल साइंस में रुचि रखते हैं और आप पॉलिटिकल साइंस से मास्टर्स करने का प्लान कर रहे हैं या आप बीए करने का प्लान कर रहे हैं, तो कार्ल मार्क्स का नाम सबसे पहले आता है। कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन या फिर जो सोशलिज्म का विचारधारा, सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी थी, उनका नाम था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की बुक का नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एक ऐसी बुक है, एक ऐसी किताब है जिसमें कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज्म के बारे में पूरा विस्तार से बताया हुआ है। यह बुक 1848 में कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। कार्ल मार्क्स जर्मन के रहने वाले थे, जर्मनी की नागरिकता थी उनकी। तो उन्होंने कार्ल मार्क्स ने शुरुआत की कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की। उसके बाद कार्ल मार्क्स के ही समकालीन, यह हम कह सकते हैं कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को जो लिखने वाले थे वो कार्ल मार्क्स के साथ कौन थे, तो वो थे फ्रेडरिक एंगल्स। फ्रेडरिक एंगल्स ने भी सोशलिज्म की विचारधारा दी। इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में इनका इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा। और इसके अलावा फ्रेडरिक एंगल्स ने जो बुक लिखी उसका नाम था यूटोपियन एंड साइंटिफिक। ये 1880 में बुक आई। तो ये फ्रेडरिक एंगल्स की एक और बुक आप यहाँ पर समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अगला नाम है जेम्स बरहम का। जेम्स बरहम ने एक रेवोल्यूशन के बारे में लिखा और इस बुक का नाम था द मैनेजेरियल रेवोल्यूशन 1941। तो क्या था इस किताब में? इस किताब में ये बताया हुआ है कि किस तरह से कैपिटलिज्म के बाद में एक क्लास बन गई हैप्स की और हैप्स नॉट की। और जो हैप्स की क्लास थी, यानी कि ऐसे लोग जो पूंजीपति लोग हैं, उन लोगों ने किस तरह से एक मैनेज करने वाला या फिर एक मैनेजर का पोस्ट आप समझते होंगे, इस तरह के एक आंदोलन चलाया और कैसे वो आंदोलन होना चाहिए था, उसके ऊपर जेम्स बरहम ने एक बुक लिखी हुई है। अगला हम देखते हैं व्लादिमीर लेनिन। तो ये जो नाम है इससे आप बिल्कुल परिचित होंगे। व्लादिमीर लेनिन 8-9 क्लास से ही आ जाता है। और व्लादिमीर लेनिन के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी बात यही है कि ये रशियन रेवोल्यूशन जो हुआ, जो रूस की क्रांति हुई, उस क्रांति में इनका इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। रशियन रेवोल्यूशन में व्लादिमीर लेनिन का नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इन्होंने जिस बुक को लिखा उस बुक का नाम है द स्टेट एंड रेवोल्यूशन। 1917 में एक किताब आई थी। और द स्टेट एंड रेवोल्यूशन में व्लादिमीर लेनिन ने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही रोचक तरीके से ये बताया हुआ है कि किस तरह से उन्होंने पूरे जो रशिया के लोग थे और उनमें से ख़ास तौर से वहाँ के जो किसान हैं, वहाँ के जो वर्कर्स हैं, उनको वहाँ के राजा के अगेंस्ट में तैयार किया। और एक बहुत बड़ी क्रांति, एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन सबसे पहले जहाँ हुआ वो था रशिया। अगला देखते हैं हम रॉबर्ट एम मैकलबर। रॉबर्ट एम मैकलबर एक ऐसे महान थिंकर रहे जिन्होंने स्टेट के ऊपर, राज्य के ऊपर एक किताब लिखी। राज्य कैसा होना चाहिए, राज्य के तत्व क्या क्या हैं, कितने राइट्स सिटीजन्स के पास होना चाहिए, स्टेट के पास क्या क्या राइट्स होना चाहिए, वो सारी की सारी बातें आपको इनकी लिखी हुई किताब में मिलेंगी। और इस किताब का नाम है द मॉडर्न स्टेट। 1926 में ये किताब आई हुई है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट लाना है और आपका इंटरेस्ट ऑलरेडी है, तो आप कभी इन किताबों को लीजिएगा, इनको पढ़िएगा। जैसे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये किताब में बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि किस तरह से सोशलिज्म जो है वही आगे जाकर कम्युनिज्म बन जाता है। फिर हम आगे बात करते हैं हेराल्ड जे लास्की की। तो हेराल्ड जे लास्की जो हैं, उन्होंने पॉलिटिक्स के ऊपर एक किताब लिखी है जिसका नाम है अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। इसमें इन्होंने 1938 में इन्होंने लिखी। और इस किताब में इन्होंने बहुत ज़्यादा एक रोचक तरीके से
सभी देशों की पॉलिटिक्स के बारे में कंपेयर करके इस बुक को लिखा हुआ है। इसमें उन्होंने समझाया हुआ है कि किस तरह से हर एक देश की पॉलिटिक्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हेराल्ड जी लास की कुछ और किताबों के बारे में आपको बताना चाहूँगा मैं। एक इनकी किताब का नाम है स्टेट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। इनकी एक किताब का नाम है रेवोल्यूशन ऑफ आवर टाइम, 1943 में ये किताब आई हुई थी। फिर अगले जो हमारे लेखक हैं, जो विचारक हैं, उनका नाम है अर्नेस्ट। तो दोस्तों, आज आप जिन थिंकर्स के बारे में समझ रहे हैं यहाँ पर उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हुई हैं, सबसे ख़ास बात यही है कि ये जो थिंकर्स हैं ये सभी पश्चिम देशों से आते हैं, यानी कि सभी वेस्टर्न कंट्रीज से आते हैं। तो एक टॉपिक आता है जो बच्चे नेट की तैयारी करते हैं या पॉलिटिकल साइंस से एमए करते हैं कि आपके लिए मेनली पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स के बारे में बताना है, लेकिन वो कहाँ के होना चाहिए, वेस्ट के होना चाहिए, पश्चिम के होना चाहिए। तो उस केस में ये बुक्स के नाम बहुत ज़्यादा वहाँ पर पूछे जाते हैं, इन थिंकर्स के नाम पूछे जाते हैं, इन्होंने कौन कौन सी आइडियोलॉजी, इन्होंने क्या कंसेप्ट दिया, क्या इनका रोल प्ले किया इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में, वो सारे के सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप इनको बहुत ध्यान से यहाँ पर समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अगली बात करता हूँ मैं C.V. मैकपर्सन की। देखिए, C.V. मैकपर्सन ने जिस किताब को लिखा उसका नाम था डेमोक्रेटिक थ्योरी। C.V. मैकपर्सन डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने वालों में से थे और इन्होंने इसी बेसिस पर एक किताब लिखी जिसमें इन्होंने डेमोक्रेसी के बारे में बताया हुआ है कि डेमोक्रेसी के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, किस तरह से डेमोक्रेसी हमको फंडामेंटल राइट्स देती है, किस तरह से डेमोक्रेसी में एक निरंकुश शासन, एक टोटलिटेरियनिज्म की भावना कभी भी नहीं बन पाती और देश अच्छे से चलता है। डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी लोग अपने आप को यूनिफाइड महसूस करते हैं। अगली किताब है F.M. वाटकिंस की। F.M. वाटकिंस ने जो किताब लिखी उसका नाम है द एज ऑफ आइडियोलॉजी। तो इन्होंने ख़ास तौर से ये बताया हुआ है कि जब फ्रांस में क्रांति होती है, 1789 में जब फ्रांस की क्रांति होती है, तो उसके बाद किस तरह से पूरे के पूरे यूरोप में आइडियोलॉजी का एक दौर चल जाता है। जैसे कि उस समय आपने देखा होगा फ्रांस की क्रांति के बाद किस तरह से रशिया में उस समय एक रेवोल्यूशन हो जाता है, और रशिया के बाद में फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, तो जर्मनी में हिटलर आ जाता है। तो ये सभी के सभी जो आइडियोलॉजीज़ हैं इनके बेसिस पर इन्होंने यह किताब लिखी हुई है। फिर नेक्स्ट है हमारे C.E.M. जोड। C.E.M. जोड ने लिखी हुई है इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, 1924 में ये किताब लिखी गई है और इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि किस तरह से मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी आई। देखिए, क्या होता है जब भी आप थिंकर्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें स्पेशली आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक आपको मिलेगा एंशिएंट थिंकर्स, जैसे कि सुकरात, जिसको आप सोक्रेटिस बोलते हैं, प्लेटो, अरस्तु, ये सब आपके लिए समझने को सुनने को मिलेंगे। तो एंशिएंट थिंकर पे भी चैप्टर आता है, तो उसके लिए हम कभी और बात करेंगे। आज के वीडियो में हम आपके लिए बता रहे हैं मॉडर्न थिंकर्स के बारे में, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में। तो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में के ऊपर इन्होंने जो किताब लिखी उसका नाम इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, J.E.M. जोड ने लिखी। फिर हम लास्ट बात करते हैं आज का वीडियो में हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में। सोशल स्टैटिक्स यानी कि समाज में किस तरह से गणना होनी चाहिए और समाज किस तरह से डिवाइडेड है, क्या क्या समाज के स्टैटिक्स हैं, उसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा कंप्लीट, एक थॉरोली जो डॉक्यूमेंट तैयार किया गया वो किया गया हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा 1850 में। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में इतना ही। मैंने आपके लिए यहाँ पर बताया कि किस तरह से वेस्टर्न या फिर जो पाश्चात्य थिंकर हैं उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी, और मैंने आपको साथ में थोड़ा सा हिंट भी दिया कि किस थिंकर की, कौन से थिंकर की क्या इम्पोर्टेंट आइडियोलॉजी रही। बाकी इसके अलावा आगे की वीडियो हम बात करेंगे कुछ और भी थिंकर्स के बारे में, तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल पर और देखते रहिए ट्यूटर पॉलिश।